अब देखिए पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स जो हैं, इसी की शाखा ही हम लोग ने कहा कि कार्डोमोम पहाड़ियाँ हैं। यहीं पर जो है आपके कार्डोमोम पहाड़ियों के ऊपर अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, फिर पल्नी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये सब इसी की शाखा हैं। और वेस्टर्न घाट्स की जो सर्वोच्च चोटी है वो जो है आपके एक तरह से अनाईमुड़ी के नाम से जानी जाती है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है, सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। इन्हीं पहाड़ियों पर, जैसे हमने आपको बताया था, वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ यहीं पर पूर्वी घाट भी आकर के यहाँ मिलते हैं। नीलगिरी को नीलगिरी घाट क्यों कहा गया था? क्योंकि कुछ पहाड़ियां होती हैं जो आकर के यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन हुआ है यहाँ, और नीलगिरी उसकी गांठ है, इसीलिए इसको नीलगिरी नॉट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पहाड़ियां अगर आप देखेंगे, पश्चिम घाट जो है वो तो क्रमबद्ध है, एक सीक्वेंस में है, कटापटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट आप देखेंगे काफी कटापटा है। क्यों कटापटा है, उसका रीजन क्या है? जो आपका वेस्टर्न घाट्स है ये कंपैरेटिवली ऊंचा है, ऊंचा पार्ट है, ये लगभग 800 मीटर ऊंचा भाग है, और जबकि पूर्वी जो भाग है ये 600 मीटर ऊंचा है, ये काफी नीचा भाग है। तो इसलिए यहां पर ढाल मिलती है पूर्व की ओर। जैसे उत्तर भारत में पूर्व की ओर ढाल है, आपने पढ़ा था कि मैदानी क्षेत्र जो है, जो सतलज मैदान था 300 मीटर ऊंचा, ऊपरी गंगा मैदान जो था वो 150 मीटर ऊंचा, फिर मध्य गंगा मैदान जो था वो आपके 80 से 100 मीटर ऊंचा, और फिर 50 मीटर ऊंचा जो है आपके एक तरह से होता था जो कि निम्न गंगा मैदान था। क्योंकि ढाल मिलती थी इसलिए सारी नदियां इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती थी। वही चीज दक्षिण भारत में भी है। दक्षिण भारत का अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल जो है, ओरिजिनेशन जो है वो वेस्टर्न घाट से है, और वेस्टर्न घाट से निकल करके ये पूर्व दिशा में बह करके आपके एक तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए जितनी भी अभी आप पढ़ेंगे नदियों के बारे में कि नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये प्रमुख जितनी नदियां हैं, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये जितनी भी पेन्नार है, और ये सारी जितनी भी नदियां होती है, महानदी है, ये सारी नदियां सब पूर्व दिशा में बह करके यहाँ पर गिरती हैं। और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काटा है, अब काट करके अलग अलग पहाड़ियों का टुकड़ा कर दिया, और जिसकी वजह से एक क्रमबद्ध पहाड़ी आपको ना मिल करके अलग अलग पहाड़ियां मिलती हैं। इसीलिए पूर्वी घाट को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनके अलग अलग नाम हैं हर जगह, और हर पहाड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जैसे देखें, ये जो आपके तमिलनाडु का हिस्सा है, ये जो पहाड़ी है इसको जो है कहा जाता है रॉयल सेना, ये रॉयल सेना पहाड़ी होती है। शिवरॉय पहाड़ी है, यहीं पर जवादी पहाड़ी है, ये सब जो है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में जैसे ही जाएंगे तो यहीं पर आपकी पालीकोंडा है, वालीकोंडा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि यहीं पर पाया जाता है। नल्ला मल्लाई पहाड़ी है जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर उसके अलावा जैसे नीमगिरी है और महेंद्रगिरी है, ये सब प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी घाट की हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नामकरण इनका किया गया है। तो रॉयल सेना सबसे पहले, फिर उसके बाद शिवरॉय, शिवरॉय के नाम से जानी जाती है, जवादी, फिर जो है वालीकोंडा, पालीकोंडा, नल्ला मल्लाई पहाड़ियां, फिर आपके नीमगिरी है, और फिर महेंद्रगिरी है। तो ये जो है आपके एक तरह से एक सीक्वेंस है जो कि पूर्वी घाट का है। तो पूर्वी घाट को पूर्वी घाट नहीं कहते, बल्कि अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और ये समस्त मिलकर के पूर्वी घाट का निर्माण करते हैं। अब जैसे पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, तो वही है जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी, उसका आंसर है। उसी तरह से पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, ईस्टर्न घाट से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो वेस्टर्न जो है आपके पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी अगर कहा जाएगा तो वो आपके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके महेंद्रगिरी, सॉरी अनायमुड़ी। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी तो महेंद्रगिरी होगी। तो महेंद्रगिरी को ही टिक करिएगा जो यहां पर होती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नीमगिरी है, लेकिन एक्चुअल में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि नीमगिरी पूर्वी घाट की जो है आपकी शाखा नहीं है, अलग पहाड़ियां हैं। तो इसलिए पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी। अब देखिए यहां पर हमने स्टार्टिंग जब किया था तो हमने आपको बताया था कि इंडिया में ऐसी पहाड़ियां हैं कि एक ही नाम की दो दो पहाड़ियां हैं। अब महेंद्रगिरी आपने एक ये पढ़ लिया, एक महेंद्रगिरी पढ़ा था सबसे नीचे, भारत की दक्षिणतम चोटी। तो भारत की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी के नाम से जानी जाती है। और ये महेंद्रगिरी कहां है, ये आपके एक तरह से पाई जाती है उड़ीसा में। तो महेंद्रगिरी नाम की दो जो है आपकी जो है पहाड़ियां, ये पहाड़ी है, ये चोटी है।
तो ये पहाड़ियां होती हैं जो कि हिल्स होती हैं, जो कि आपके यहाँ पर पाई जाती है। तो महेंद्रगिरी नाम से यहाँ पर जानी जाती है। और इसी महेंद्रगिरी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे जो है आपके एक तरह से पार्श्वनाथ पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब जैसे इनको पार्श्वनाथ पहाड़ियां कहा जाता है, अभी आप पार्श्वनाथ और पारसनाथ भी पढ़ेंगे, मिलते जुलते शब्द। पार्श्वनाथ ये है, महेंद्रगिरी का दूसरा नाम पार्श्वनाथ है, और अभी आप पारसनाथ भी आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। तो पार्श्वनाथ और पारसनाथ, उसी तरह से जैसे अभी आपने पढ़ा यहां पे रॉयल सेना है, रॉयल सेना पढ़ा आपने, तो तमिलनाडु में रॉयल सेना है। रॉयल सेना यहां है, दिल्ली में रायसीना है, नाम मिलता जुलता देखिए। तो रॉयल सेना कहां है, ये है आपके तमिलनाडु में, और रायसीना कहां है, ये आपके दिल्ली में। दिल्ली में जहां पहाड़ियों को काट करके राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन कहां बना है, रायसीना हिल्स में। इसीलिए देखिए अक्सर जब राष्ट्रपति भवन की बात होती है या कभी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, तो आप देखिए वहां पर क्या कहा जाता है, वहां पर कहा जाता है रायसीना चुनाव होने जा रहे हैं, रायसीना हिल्स की बात होती है। तो रायसीना हिल्स की क्यों बात होती है कि रायसीना पहाड़ियों को काट करके ही पूरा जो है उसी के पूरे एरिया में जो है आपके राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। तो रायसीना हिल्स अगर कहा जाए कहां पे हैं, या उसके अवशेष जो बचे हैं अब, क्योंकि मैक्सिमम तो आपके काटी जा चुकी हैं, तो अवशेष जो बचे हुए हैं, रायसीना हिल्स कहां पर है, तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में रायसीना है, रॉयल सेना जो है आपके ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तो देखिए नाम मिलते जुलते। तो महेंद्रगिरी दो नाम आपने देखिए एक साथ पढ़ लिया, रॉयल सेना और रायसीना, ये दो चीज आपने जान लिया जो कि आपकी पहाड़ियों के नाम होते हैं इस जगह पे। तो पूर्वी घाट की जो है आपके क्रमबद्ध पहाड़ी ना होने की वजह आपको पता चल गई, क्योंकि ये वाला भाग 800 मीटर ऊंचा, पश्चिमी भाग पश्चिम घाट, और पूर्वी घाट 600 मीटर ऊंचा, ढाल इधर की तरफ। ढाल इधर होने की वजह से सारी नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं और सब पूर्व की तरफ बह करके बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और नदियों ने क्या कर दिया, पहाड़ियों को काट काट करके रास्ता बना दिया, और नदियां इनके बीच में बहती हैं, जिसकी वजह से ये सारी पहाड़ियां क्या हो गई, अलग थलग हो गई। इसलिए हर पहाड़ियों का नाम अलग थलग हो गया, हर जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि चाहे आप जो है रॉयल सेना की बात करें, चाहे वो शेवा रॉय पहाड़ी की बात करें, चाहे वो जवादी पहाड़ी की बात करें, चाहे वो आप पालीकोंडा, वालीकोंडा, नल्ला मल्लाई की बात करें, या नीमगिरी की बात करें, या महेंद्रगिरी की बात करें, कोई भी पहाड़ी की बात करें, ये सब क्या है, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स। और जबकि इधर वाली जितनी पहाड़ियां हैं जो आपने पढ़ी थी, कार्डुमोम पहाड़ियां थी, यहाँ अन्नामलाई थी, ये पलनी पहाड़ी थी, ये नीलगिरी थी, और पश्चिम घाट जो इतनी भी है आपके ये जिसको सह्याद्री पहाड़ियां भी कहा गया था, ये सब क्या है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी वो हो जाती है आपकी महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी के नाम से जानी जाती है, जो उड़ीसा में के क्षेत्र में स्थित होती है। अब देखिए यही जो आपके पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट की ही एक शाखा यहां से निकली हुई है, और ये जो आपकी पहाड़ी होती है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हरिश्चंद्र पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। तो हरिश्चंद्र पहाड़ियां हैं यहां पर जो कि आपकी पाई जाती हैं, और यहीं पर है बालघाट पहाड़ियां, बालघाट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बालघाट आपने पढ़ा, ये है बालघाट, एक है बालाघाट। बालघाट कहां है, महाराष्ट्र में। बालाघाट कहां है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट है, और बालघाट कहां है, ये आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। और इन्हीं पर जो है आपके एक तरह से इन्हीं पहाड़ियों पर हरिश्चंद्र, और जो है इस पे पहाड़ी पर लोनावाला जो है आपके एक तरह से बहुत ही प्रमुख पर्यटक केंद्र स्थित है, लोनावाला के नाम से जाना जाता है। और महाबलेश्वर, तो लोनावाला और महाबलेश्वर नामक दो प्रमुख पर्यटक के टूरिस्ट सेंटर जो है आपके यही महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, इन्हीं पहाड़ियों की ढलों पर। और इन्हीं पहाड़ियों के पास यहीं पर एक और पहाड़ी होती है, ये पहाड़ी जो होती है इसको कहा जाता है आपके सतमाला पहाड़ी। सतमाला भी दो हैं, एक सतमाला ये महाराष्ट्र में है, एक सतमाला ये है। सतमाला महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सीमा पर, दोनों के नाम सतमाला है। तो सतमाला एक महाराष्ट्र में है और एक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सीमा पर। तो सतमाला नाम की भी दो पहाड़ियां हैं। तो महेंद्रगिरी नाम की दो पहाड़ियां आपने पढ़ ली, सतमाला नाम की दो पहाड़ियां पढ़ ली, और मिलते जुलते नाम रॉयल सेना और रायसीना पहाड़ियां जो है आपने यहां तक पढ़ लिया। तो ये जो है, तो सतमाला पहाड़ियां अगर कहा जाए तो सतमाला पहाड़ियां एक तो जो है महाराष्ट्र में है, और एक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सीमा पर सतमाला पहाड़ियों की
जो है उपस्थिति पाई जाती है। यहीं पर जो है आपके अजंता और एलोरा की जो है आपकी पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में ही। अजंता पहाड़ियों में क्या विशेष चीज है? अजंता पहाड़ियों में एक विशेष चीज यह है कि अजंता पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जहां पर अगर देखा जाए 100 से अधिक मंदिर एक साथ स्थित हैं एक ही जगह पर। और यहां पर क्या है, गुप्त काल से अगर देखा जाए तो गुप्त काल में जो है आपके गुप्ता और मौर्यन काल जो थे, तो गुप्त काल में ही जो है आपके इन पहाड़ियों को काटा गया है और अजंता पहाड़ियों को काट करके गुफाओं के रूप में मंदिरों का निर्माण कराया गया है। तो ये यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, अजंता केव्स जिनको कहा जाता है। तो ये अजंता केव्स कहां पर स्थित है? ये अजंता की गुफाओं पे जो गुप्त काल में जो है आपके एक तरह से बनाई गए जो है आपके केव्स थे। इसी में मंदिर पाए जाते हैं। 100 से अधिक मंदिर एक साथ एक जगह पर स्थित हैं। तो 100 मंदिरों का संग्रह अगर कहा जाए तो ये आपके सिविल में पूछा गया था प्रश्न, 100 मंदिरों का संग्रह कहां है? तो वो आपके अजंता में है। और अजंता में पाए जाने वाले सभी मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है आपके इसके मंदिर होते हैं, सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता में पाए जाने वाले मंदिरों की दीवारों पर जो चित्रण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न था। बहुत सिंपल सा सीजीएल में आया हुआ प्रश्न था कि जो अजंता में पाए जाने वाले मंदिर हैं उनकी दीवारों पर चित्रण किस आधार पर किया गया है? तो बौद्ध धर्म से के जो ग्रंथ है वो आपके एक तरह से, जैसे आप देखते हैं बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ होता है जातक कथाएं, तो जातक टेल्स जिनको कहा जाता है, तो जातक कथाएं जो हैं उस पर आधारित चित्रण किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि उन मंदिरों की दीवारों पर जो चित्रण है वो किसका है? जातक कथाओं का है। तो जातक टेल्स जो आपके होते थे तो उनका जो है आपके है। जबकि एलोरा में पाए जाने वाले जितने मंदिर हैं वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर जो हैं आपके एलोरा में पाए जाते हैं। जबकि अजंता में पाए जाने वाले सभी मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं जो कि यहां पर स्थित होते हैं। तो ये चीज हमेशा डिफरेंस समझिएगा अजंता और एलोरा में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है आपके एक तरह गुफाओं के रूप में आपके ये सारे मंदिर बनाए गए हैं। और ये बड़े बड़े केव्स हैं जिसके अंदर पत्थरों को काट करके अंदर की तरफ जाया जाता है और इन यहीं पर जो है आपके ये मंदिर है। तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये जो है एक तरह से ऐसा जो है आपकी जगह है जहां 100 से अधिक मंदिर हैं, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर हैं। और जबकि जो है एलोरा में पाए जाने वाले मंदिर बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, मुंबई का जो क्षेत्र है, मुंबई में यहां पर जो है आपके एक छोटा सा द्वीप है, वहीं पर एलिफेंटा द्वीप में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। और एलिफेंटा गुफाएं अक्सर पूछा जाता है कहां स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास। तो ये जो है आपके मुंबई का ही क्षेत्र है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा केव्स में जो मंदिर हैं वहां पर भी मंदिर पाए जाते हैं। वहां उन जो है आपके केव्स में पाए जाने वाले जो मंदिर हैं वो शैव धर्म से संबंधित है। शैविज्म जो धर्म होता है, जो शिव जी से संबंधित धर्म होता है वो शैव धर्म कहलाता है। तो शैव धर्म या शैविज्म जो होता है उससे संबंधित सारे मंदिर जो है आपके यहां पर स्थित होते हैं। तो अजंता में पाए जाने वाले मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित, एलोरा में पाए जाने वाले मंदिर बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म से संबंधित। और जो है आपके एक तरह से एलिफेंटा की गुफाओं में पाए जाने वाले जो मंदिर हैं वो क्या है? आपके शैव धर्म से संबंधित मंदिर है। ये सब याद कर लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है, वनडे में ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और सिविल में तो पूछे जाते ही हैं, जो है आपके इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। उसी तरह से यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका मध्य प्रदेश और ये ऊपर मध्य प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर यहां पर एक जो है आपके और पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है ग्वालीगढ़। तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं जो कि आपके यहां पर पाई जाती हैं, जो एलिफेंटा के पास एलोरा के पास जो है पाई जाती हैं। तो ग्वालीगढ़ के नाम से जानी जाती हैं ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो पूरा रीजन है, ये पहाड़ियां होती हैं, इसे कहा जाता है सतपुड़ा पहाड़ियां। ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां। और इस सतपुड़ा को अगर आप देखें तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है। अच्छा, इसमें यह भी है कि महाराष्ट्र का ये जो पूर्वी भाग है, अगर ये महाराष्ट्र का पूर्वी भाग को देखें, ये क्या है? ये महाराष्ट्र के और भाग से भिन्न है। क्यों भिन्न है? यहां पर तो आपको सब कुछ जो है आपके सारे कल्चर दिखाई पड़ेंगे, सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। ये पूरा बंजर है,
ये जो है आपके ऐसी जगह है जहां पर आपका एक तरह से डेवलपमेंट बहुत कम है, इसलिए ये पूर्वी भाग जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इस पूर्वी भाग को कहा जाता है विदर्भ, इसको विदर्भ पठार के नाम से जाना जाता है। और आपने इसको चर्चा में भी सुना होगा, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ के लोग जो है आपके महाराष्ट्र से अलग होना चाहते हैं और इसको अलग राज्य बनाना चाहते हैं, विदर्भ राज्य। तो विदर्भ राज्य की मांग बहुत सालों से चल रही है, तो ये विदर्भ पठार है। तो विदर्भ पठार अगर कहा जाए किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र, ये विदर्भ पठार के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है आपके इसके उत्तर में यहीं पर सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत होते हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाए जाते हैं। और ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक भ्रंश घाटी है, पूरी जो है पाई जाती है, और एक सतपुड़ा और इसके ऊपर विंध्य है, विंध्य के बीच में एक जो है भ्रंश घाटी होती है। तो भ्रंश घाटी क्या कहा जाता है, जब पहाड़ियों के आसपास के पाए जाने वाले क्षेत्र में एक गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है और जिसमें नदी नदी बहने लगती है, तो वो जो घाटी होती है उसे भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा के दक्षिण घाटी में जो है आपके भ्रंश है पूरा, और उस भ्रंश में बहती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती या तापी नदी, तो ताप्ती अथवा तापी नदी जो है, जो आपके मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात आती है और सूरत पहुंच करके आपकी गिरती है। तो इस तरह से तो ये जो आपके नदी होती है इसको कहा जाए तो ताप्ती अथवा तापी। तो ये क्या है, ये सतपुड़ा की भ्रंश में बहती है, सतपुड़ा की दक्षिण भ्रंश में। और सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहने वाली जो नदी होती है, ये जो है इन भ्रंशों के बीच में, जो इनके बीच में भी भ्रंश पाई जाती है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में, तो ये भ्रंश जो आपकी होती है इसमें बहती है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी होती है जो कि इस क्षेत्र से निकल करके आती है। तो सतपुड़ा और नर्मदा ये आपके नदियां होती हैं जो कि आपके एक तरह से सतपुड़ा के उत्तर में और सतपुड़ा के दक्षिण में जो है आपके ताप्ती अथवा तापी नदी बहती है। तो सतपुड़ा जो है आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट जो है पर्वत हो जाता है। और सतपुड़ा पर ही अगर देखा जाए तो यहां पर इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। और इसी के उत्तर में ये जो पूरा क्षेत्र है ये है आपके विंध्य पर्वत। ये विंध्य पर्वतों के नाम से जाना जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होते हैं। तो विंध्य पर्वत जो है आपके इसका विस्तार मध्य प्रदेश में और कुछ दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी आपके इसका विस्तार मिलता है। और ये विंध्य पर्वत है, इसे जो है उत्तर प्रदेश में जैसे अक्सर आप देखते होंगे लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, विंध्याचल जिसको कहते हैं। तो विंध्याचल जो है आपके जो पार्ट है वो इसी विंध्य पर्वत का है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे जाना जाता है। और विंध्य के दक्षिण में जो है आपके यहाँ पर पर्वत होता है जो कि इस क्षेत्र में जाना जाता है, जो कि इसी के दक्षिण में जो भ्रंश है उसी में बहती है नर्मदा नदी। तो विंध्य पर्वत भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये भी होती है भौगोलिक दृष्टिकोण से, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला कौन सा पर्वत है पूछा जाता है, ये सिविल में पूछा गया था। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से विंध्य पर्वत जो बीचों बीच में है, इसके उत्तरी भाग में पाए जाने वाला सभी क्षेत्र जो है उत्तर भारत का क्षेत्र कहलाता है। और विंध्य पर्वत के दक्षिण से ये दक्षिण भारत का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर और दक्षिण में जो है आपके किन पर्वतों के द्वारा जो है भारत को बांटा गया है, या किन पर्वतों के माध्यम से जो है आपकी ये डिसाइड किया गया है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्या है, तो वो है विंध्य पर्वत। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वत के नाम से जाने जाते हैं जो कि इस जगह पर स्थित होते हैं। इसके अलावा जो है यहीं पर पर्वत ये पाए जाते हैं महादेव। ये महादेव पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सतपुड़ा के पास पाए जाते हैं, महादेव के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा यहीं पर होता है सोना पर्वत, ये सोना पर्वत होता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे जाना जाता है। तो ये छोटे छोटे पर्वत हैं जो कि इन्हीं की शाखा भी माना जाता है जो कि यहाँ पर स्थित होती है। इसके अलावा गुजरात का पूरा रीजन अगर हम लोग देखें तो ये गुजरात का रीजन, ये यहाँ पे कहा जाता है इसको काठियावाड़ पठार। ये पूरा काठियावाड़ पठार के नाम से जाना जाता है और जिसकी वजह से इसके तटीय क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहते हैं। ऐसे तो कच्छ का पूरा क्षेत्र है ये, और ये जो है आपके एक तरह से ये रीजन जो है ये पूरा पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको काठियावाड़ पठार के नाम से जाना जाता है। और काठियावाड़ पठार में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो पहाड़ियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दो पहाड़ियां गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती हैं जिनको गिर और गिरनार की पहाड़ी कहा जाता है। तो गिर पहाड़ी और गिरनार की पहाड़ी, तो गिर और गिरनार की पहाड़ी अगर कहा जाए तो कहां पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ पठार पर।
तो काठियावाड़ पठार पर जो है आपके इस क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है। उसके अलावा दक्षिण भारत का ये पूरा क्षेत्र अगर देखें तो ये जो है ये पूरा क्षेत्र जो है आपके दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप, ये पूछा जाता है दक्कन ट्रैप है क्या? दक्कन कहा जाता है ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार को नीचे, लेकिन दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है? दक्कन ट्रैप एक ऐसा भाग है जो दक्कन पठार का एक अंश है। ट्रैप जो है ट्रैप किया हुआ जो है आपके एक तरह से क्षेत्र है। ये क्षेत्र कैसा है? महाराष्ट्र में यहीं पर कोयना पहाड़ियां हैं। कोयना क्षेत्र से यहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ करता था, वॉल्केनिक इरप्शन, और दरार प्रकार के जो है आपके वॉल्केनोस थे यहां पे। फिशर टाइप इरप्शन जैसे हमने आपको बताया था, साइलेंट टाइप, क्या शांत रूप से जो है मैग्मा बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, बाहर की तरफ फैल करके पूरे में फैल जाता है। तो ये जो है शांत रूप से विस्फोटक प्रकार का नहीं है ज्वालामुखी, तो पता भी नहीं चलता, ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, नीचे से पदार्थ निकलता रहता है और फैलता रहता है। इस पूरे क्षेत्र में वो पठार जो है आपके पठार फैला हुआ है। ये इस पठार पर पूरे क्षेत्र में लावा और मैग्मा फैला हुआ है, और इस मैग्मा के जमाव के कारण जो है आपके ये ऊंचा क्षेत्र बन गया, और उसी से अपर्दित मृदा से काली मृदा बनी है। यहाँ पे ये पूरा काली मृदा का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से कहां पे है? ये आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन मेन क्षेत्र है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में जो है आपके पूरा जो काली मृदा का पूरा क्षेत्र है, इसी को दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप जो है अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब रीजन में आपके पाया जाता है। कुछ अंश मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। मेनली दक्कन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र में है, और कुछ भाग जो है आपके गुजरात में। तो महाराष्ट्र गुजरात का भाग जो होता है ये आपके दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे तो ये है अरावली, ये है पूरा अरावली, अरावली पर्वत है। और ये अरावली अगर आप देखें तो दिल्ली से, ये दिल्ली का पूरा क्षेत्र हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिल्ली दक्षिण दिल्ली से, दिल्ली के दक्षिण से, ये पूरा दिल्ली है, दिल्ली के दक्षिण से जो है आपके यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और ये दक्षिण राजस्थान तक ये पूरा स्थित क्षेत्र है। ये 700 किलोमीटर लंबी जो है आपके पर्वत हैं। ये पर्वत थे, लेकिन इतना इनका अपर्दन होते 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 इतना नीचे हो गए हैं, ये कहीं कहीं पर इनको पहाड़ियां कहा जाने लगा। ये पर्वत हैं, ये प्राचीनतम पर्वत हैं। तो ये क्या है? आपके सबसे प्राचीनतम पर्वत, इनको अरावली पर्वतों के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत राजस्थान में इसका विस्तार मिलता है, राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसी जो है अरावली पर की जो है आपके यहाँ पर एक पर्यटक केंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्यटक केंद्र जो है आपके राजस्थान में है इस पे, उसका नाम है माउंट आबू। तो माउंट आबू नामक पर्यटक केंद्र जो है आपके इसी राजस्थान में, इसी अरावली पर पाया जाता है। और उसी के पास इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो गुरु शिखर के नाम से जो है जानी जाती है, जो माउंट आबू के पास स्थित है। और ये अरावली जो है ये प्री कैम्बेरियन काल से, जो सबसे पहला काल हुआ पृथ्वी के बनने के बाद, तब से ये बन रहा है। इसलिए पृथ्वी पर प्री कैम्बेरियन काल के कुछ ही पर्वत हैं जो कि बहुत ही प्राचीन है, जैसे स्कैंडिनेविया पर्वत, जो नॉर्वे, स्वीडन जो है, डेनमार्क, इन सब जो है जगह पर, फिनलैंड में आपके पाए जाते हैं। तो वो जो है आपके एक तरह से जो है पर्वत जो नॉर्वे, स्वीडन में पाए जाते हैं, उन्हें जो है आपके प्री कैम्बेरियन काल के पर्वत कहा जाता है, स्कैंडिनेविया पर्वत। और कुछ बहुत जो है पर्वतों के सिर्फ अवशेष बचे हैं यूएसए में, वो भी कैम्बेरियन का काल के हैं। तो प्री कैम्बेरियन काल के ये पर्वत हैं जो कि बने हैं, और कैलोडियन काल तक आते आते तब इनका निर्माण हुआ है, इसलिए सबसे प्राचीन पर्वत हैं। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीन पर्वत अगर पूछा जाए क्रम से, ये सिविल में पूछा गया प्रश्न था, आईएएस में आया हुआ था, और ये क्रम दिया हुआ था, और उसका क्रम लगाना था कि हाँ कौन कौन से जो है क्रम के अनुसार कौन से पर्वत पहले बने। तो सबसे पहले अरावली बना है भारत में अगर देखा जाए, फिर इसके बाद पश्चिम और पूर्वी घाट बने हैं, पश्चिम पूर्वी घाट के बाद विंध्य, सतपुड़ा, महादेव बने हैं, इसके बाद महान हिमालय बना है, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय बना है, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक पहाड़ियां बनी है। तो इसलिए सबसे नवीनतम पहाड़ी जो है, या सबसे नवीनतम पर्वत अगर कहा जाएगा वो शिवालिक हिल्स है। और सबसे प्राचीनतम अगर इंडिया के कहा जाएगा तो वो क्या है? आपके अरावली। तो क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, अगर जो है काल से देखा जाए कि किस काल में कौन बना है, तो सबसे पहले अरावली बना,
उसके बाद पश्चिम और पूर्वी घाट बना, फिर इसके बाद ये मध्य वाले जो सतपुड़ा, विंध्य और महादेव पर्वत हैं ये सब बने, उसके बाद फिर महान हिमालय बना, फिर उसके बाद मध्य हिमालय बना और फिर उसके बाद शिवालिक। क्योंकि ये क्या है, ये मोड़ से बन रहे हैं, प्लेट चल रही है, प्लेटों के चलने से मोड़ उत्पन्न हो रहा है। तो पहले मोड़ कहां से उत्पन्न होना शुरू, यहां से, बीच वाले भाग से, फिर दक्षिण में हुआ, फिर यहां मोड़ उत्पन्न हुई और तब जाकर के ऊपरी भाग में जाकर के मोड़ उत्पन्न होना शुरू हुई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो आपका क्षेत्र है, ये सबसे प्राचीनतम पर्वत यहां पर पाए जाते हैं जो कि यहां पर स्थित होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, अरावली। तो अरावली जो है ये आपकी बेल्ट में मिलते हैं। और अरावली के पश्चिम में अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये जो है मरुस्थली क्षेत्र है। मरुस्थल किसको कहा जाता है, डेजर्ट किसको कहा जाता है? मरुस्थल ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है, जिस रीजन में, हर वो क्षेत्र मरुस्थल है। तो डेजर्ट जो कहा जा रहा है वो किस तरह से कहा जा रहा है, वर्षा के आधार पे। अब वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। अगर वो जो है आपके एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्र में है तो वो ठंडा मरुस्थल हो जाता है। जैसे भारत में अगर लद्दाख को देखिए तो लद्दाख क्या है, कोल्डेस्ट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का। लेकिन अब जैसे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कहा जाए कोल्ड डेजर्ट कौन है, एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका पूरा मरुस्थल है। ये क्या है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है, यहां पे पूरा हिम से ढका हुआ है। तो डेजर्ट के मतलब ये नहीं कि जहां पे बहुत गर्मी हो, बालू और रेत हो तो उसी को डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट हर वो क्षेत्र है जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए लेह जो है आपके जो है ठंडा जो है मरुस्थल कहलाता है। और जबकि ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो कि आपके यहाँ पे पाया जाता है, इसे वृहद जो है भारतीय मरुस्थल कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको कहा जाता है। तो वृहद भारतीय मरुस्थल या इसी का नाम है थार मरुस्थल, जिसका मुख्यतः विस्तार जो है आपके एक तरह से राजस्थान में है और पाकिस्तान के कुछ रीजन में। तो जो भारत में स्थित क्षेत्र है थार मरुस्थल का, वो अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे करके, क्योंकि डे बाय डे भारत में वर्षा की मात्रा कम होती चली जा रही है, औसत वर्षा हर साल घट रही है, और जिसकी वजह से क्या है, मरुस्थल तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के सभी मरुस्थल हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा उनका जो है आपके विस्तार होता रहता है। जो मरुस्थल राजस्थान तक सीमित है वो तेजी से पंजाब की तरफ, इधर उत्तर दिशा में, पूर्वी राजस्थान की तरफ और उत्तरी गुजरात की तरफ ये तेजी से बढ़ रहा है। तो जो है आपके इसका विस्तार होता चला जा रहा है। ये मरुस्थल जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है आपके कहा जाता है जो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस थार मरुस्थल में जो है आपके जो वनस्पतियां विकसित होती हैं, ये वनस्पतियां क्या होती हैं, ये आपकी कांटों झाड़ियों वाली होती हैं, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां होती हैं, वेजिटेशंस होते हैं। इन्हें कहा जाता है मरुद्भिद वनस्पतियां, या इन्हें कहा जाता है जीरोफाइट्स। इनको कहते हैं जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स मतलब फाइट्स कहा जाता है पौधों को, और जीरो कहा जाता है, जीरोफाइट्स इनको कहा जाता है जो जल की अनुपस्थिति में विकसित होने वाले कटीले पौधे होते हैं। तो जिसमें ज्यादातर आपके हर्ब्स एंड श्रब्स आते हैं, तो वो जो है आपके कटीले पौधे होते हैं, कांटों वाले पौधे होते हैं, जिसमें कांटे लगे होते हैं, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे कि आपके ज्यादा कम से कम जो है आपके इवेपोरेशन हो पाए, क्योंकि वहां पे मरुस्थल में जो है आपके एक तरह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो अपनी सतह को सिकोड़ लेती हैं वो, ये नेचर है कि पत्तियां सिकोड़ करके कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, अर्थात कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी कांटों में कन्वर्जन जो आपके होता है, ये एक तरह से ये आपके एक तरह से इवेपोरेशन को जो है आपके सेफ करता है, रोकता है, कम करता है, जिसकी वजह से पानी में जो जल की मात्रा है जो आपके पौधों में होती है वो बची रहती है। तो इस पूरे क्षेत्र में कटीले कांटों वाले झाड़ियों वाले वनस्पतियां पाई जाती हैं, वेजिटेशंस, जिनको क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये जीरोफाइट्स पौधे होते हैं, इन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं, मरुद्भिद वनस्पतियां। तो ये मरुद्भिद वनस्पतियां हो जाती हैं। तो ये थार मरुस्थल का रीजन हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वृहद भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब देखिए, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में ये जो क्षेत्र होता है, ये जो रीजन है, ये है मालवा पठार का। ये खासतौर से मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है, ये मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से
जो है आपके चट्टानी क्षेत्र है पूरा, जो यहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं और अनफर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं पाई जाती। तो ये जो क्षेत्र है मालवा पठार का, तो ये मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग होगा और ये राजस्थान के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो मेन रीजन जो है वो मध्य प्रदेश का है। तो ये आपके अरावली और विंध्य के बीच में जो है आपके पाए जाने वाला पठार होता है। बहुत शुष्क है, कृषि नहीं होती, ना के बराबर कृषि होती है, और इसलिए यहाँ पर जो है आपके एक तरह से जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है। वजह यह है कि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा जो है आपके कृषि होती है और ना ही कोई उद्योग है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है, तो इस क्षेत्र में खाली कृषि हो सकती थी, लेकिन चट्टानी भाग होने की वजह से और शुष्क क्षेत्र होने की वजह से जो है आपके ये पूरा पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहीं पर अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के पूरे रीजन में ये जो रीजन होता है ये कहलाता है आपके बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, और ये बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, जैसे जहाँ पे झांसी और ललितपुर का क्षेत्र है, वो पूरे रीजन को कवर करता है। तो झांसी ललितपुर के क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है, जो बुंदेलखंड पठार होता है। ये भी चट्टानी भाग है, पूरी तरह से चट्टान की तरह से है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उर्वरकता नहीं पाई जाती, फर्टिलिटी नहीं पाई जाती, और यहाँ पर भी कृषि नहीं हो पाती। तो पूरे चट्टानी क्षेत्र हैं, तो ये जो है आपके शुष्क क्षेत्र भी होता है। तो बुंदेलखंड जो है मेनली आप ये कह सकते हैं कि जो रीजन, जो मेन सिटी जहाँ पे बसी हुई है इस पूरे बुंदेलखंड में, वो आपके झांसी और ललितपुर हो सकता है, जो कि आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। इसी से लगा हुआ है बघेलखंड। बघेलखंड पठार जो कि आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, बघेलखंड पठार पाया जाता है। और ये बघेलखंड पठार जो स्थित होता है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, और ये जो है यहीं पर जो है आपके ये कहा जाता है कि पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, और पन्ने जिले में पन्ना नामक हीरे की सबसे बड़ी खान पाई जाती है भारत की। तो बघेलखंड में अगर आप देखें, बघेलखंड पठार में जो है आपके एक तरह से सबसे बड़ी खान यहीं पर पाई जाती है, जो कि जो है आपके जानी जाती है इसको जो है हीरे की सबसे बड़ी खान, जिसको पन्ना खान के नाम से जानते हैं। तो पन्ना जिला है यहीं पर मध्य प्रदेश में, और यहीं पर इसी बघेलखंड पठार पर और पन्ना डायमंड कंपनी के नाम से बहुत बड़ी कंपनी भी है, जहाँ पर हीरे को तराशा जाता है, कच्चा हीरा जो है आपके तराशा जाता है। तो ये पन्ना जिला इसीलिए फेमस है। तो बघेलखंड पठार या पन्ना जिला अगर कहा जाए तो किस लिए फेमस है, तो हीरे की खान के लिए फेमस है। तो हीरे की खान जो है आपके यहाँ पर बहुत जो है हीरे की खान यहाँ पर पाई जाती है, जो कि पन्ना खान के नाम से जानी जाती है, और ये भारत की सबसे बड़ी खान के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अगर हम लोग देखें तो ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ का पूरा बेल्ट होती है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ पूरा बना है। छत्तीसगढ़ में एक तरह से ये कहा जाए तो ये पूरा क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा रीजन जो है ये मध्य प्रदेश का ही पूर्वी भाग था, जो कि मैकाल पहाड़ियों से विभाजित हुआ है। दूसरी तरफ मैकाल पहाड़ियों के पूर्व की ओर जो है छत्तीसगढ़ है, पश्चिम की ओर जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो इन्हीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर मैकाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये मैकाल पहाड़ियाँ होती हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैकाल पहाड़ियाँ, क्योंकि दोनों का विभाजन करती हैं। छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल रीजन है, और यहाँ पर जो है खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर उद्योगों की स्थापना है, उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो है एक तरह से मध्य प्रदेश से बहुत कुछ अलग है। तो मध्य प्रदेश में तो इतने उद्योग नहीं हैं जितना छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है। तो ये छत्तीसगढ़ का रीजन हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है यहाँ पे। इसके अलावा जो है आपके जो मैकाल पठार है आप देखेंगे तो ये एक तरह से और मामले में जो है आपके इम्पॉर्टेंट है। मैकाल पठार जो है एक तरह से अगर देखें तो मैकाल पठार जो होता है उसी पर मैकाल पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पर जो है ये एक ऊंचा भाग है जो जिसके चारों तरफ ढाल है, और ये क्या है, अपकेंद्रीय प्रवाह तंत्र का निर्माण करता है, सेंट्रीफ्यूगल फ्लो सिस्टम का। अपकेंद्रीय प्रवाह तंत्र क्या होता है, ऊपर के क्षेत्र में कोई भी अगर भाग ऊपर है तो उसके चारों तरफ जल का निकलना, अर्थात नदी
उस क्षेत्र से बाहर की तरफ बहे, उसे जो है आपके अपकेंद्रीय प्रवाह तंत्र या सेंट्रीफ्यूगल फ्लो सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि यहीं से अगर देखा जाए तो अमरकंटक पहाड़ियां हैं, यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ियों से यहाँ से निकलती नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर जाती है, और यहीं पर अमरकंटक पहाड़ियों के पास ही यहाँ पर पाया जाता है आपके शिहावा पहाड़ियां। शिहावा पहाड़ियों से नीचे की तरफ जो है आपके महानदी आती है उड़ीसा की ओर, उड़ीसा में आकर के गिरती है तो महानदी है, और यही मैकाल पहाड़ियों से उत्तर की तरफ जाती है गंगा की सहायक नदी सोन नदी। तो इसलिए 3 प्रमुख भारत की नदियां इसी मैकाल पठार से निकली हैं। तो पश्चिम की ओर नर्मदा, दक्षिण की ओर महानदी, और उत्तर की ओर उत्तर पूर्वी भाग की ओर सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो ये इसीलिए मैकाल पठार को अपकेंद्रीय प्रवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर ये जो पूरा क्षेत्र है ये उड़ीसा और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, मेनली उड़ीसा का जो क्षेत्र होता है ये आपके दंडकारण्य पठार है। उड़ीसा का क्षेत्र है, अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। दंडकारण्य पठार जो है आपके पाया जाता है, और इसका कुछ मात्रा में विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में भी हो गया है। तो दंडकारण्य पठार जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थिर होता है। दंडकारण्य किस लिए प्रमुख है? ये भारत का शुष्कतम पठार है, सबसे ज्यादा शुष्कतम पठार। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी आपने पढ़ा था शुष्कतम स्थान लेह, पढ़ चुके आप। भारत का सबसे ठंडा स्थान अगर कहा जाए तो जो है लद्दाख होता है। तो लद्दाख जो है सबसे ठंडा स्थान है, कम टेम्परेचर वाला। सबसे गर्म स्थान जैसलमेर है राजस्थान का। ये सारी चीज अभी भारत की जलवायु में अभी आप पढ़ेंगे। और सबसे शुष्कतम पठार है ये दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार पर भी ये एक तरह से अर्ध मरुस्थल है, ये सेमी एरिड जो है रीजन है पूरा। और यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था थार मरुस्थल का क्षेत्र है, ये जो है आपके मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, शुष्क क्षेत्र है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां होती हैं, यहाँ पर भी वही चीज पाई जाती है। तो दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है ये ऐसे तो मुख्य रूप से उड़ीसा में है, लेकिन थोड़ा बहुत विस्तार आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है। तो इसका विस्तार, तो सिविल में ये प्रश्न पूछा गया था दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है, और ऑप्शन इन 3 राज्यों के साथ बिहार का दिया गया था, झारखंड का। तो झारखंड जो है आपके इसके दंडकारण्य पठार में नहीं आता। तो दंडकारण्य पठार इस क्षेत्र में नहीं स्थित है जो कि आपके यहाँ पे पाया जाता है। तो ये भारत का शुष्कतम पठार है। मेन रीजन जो है वो है उड़ीसा दंडकारण्य पठार के अंदर, और थोड़ा बहुत विस्तार छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है, लेकिन मेन क्षेत्र जो है वो आपके उड़ीसा का क्षेत्र होता है। फिर ये पूरा रीजन जो आप देखते हैं, ये पूरा कंप्लीट रीजन जो है आपके कहलाता है छोटा नागपुर पठार। भारत के पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को अगर हम लोग देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो विस्तार है, बल्कि हमने गलत बना दिया, इतना ऊपर नहीं है, ये आपका छोटा नागपुर पठार ये है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है आपके पाया जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, ये आपके सम्मिलित होते हैं। तो ये छोटा नागपुर पठार के रूप में जाना जाता है। अब छोटा नागपुर पठार में बिहार नहीं आता, उत्तर प्रदेश नहीं आता, जो इससे लगे हुए क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश नहीं आता। तो छोटा नागपुर पठार में जो राज्य हैं, जो मुख्य रूप से राज्य है वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र आता है। तो ये जो है आपके एक तरह से छोटा नागपुर पठार होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, सिविल एग्जाम में पहले पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में छोटा नागपुर पठार का विस्तार नहीं पाया जाता, और ऑप्शन में क्या दिया गया था, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। तो बिहार में छोटा नागपुर पठार का विस्तार नहीं मिलता। छोटा नागपुर पठार जो है ये एक तरह से छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो आपके 4 राज्यों में मिल रहा है, ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन है, संसाधन का क्षेत्र है। तो खनिज संसाधन दैट इज रिसोर्सेज यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर खनिज का भंडार है एक तरह से कहा जाए। भारत का 80% से ज्यादा, 60% से ज्यादा खनिज है और 80% से ज्यादा कोयला है जिसमें से। तो भारत का 60% खनिज जो मिनरल है वो यहीं से पाया जाता है, इन्हीं 4 राज्यों से। तो भारत का 4 राज्य इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये पूरा जो है क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इंडस्ट्री यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है। ये सब जितने रीजन है ये आपके एक तरह से कहा जाए छोटा नागपुर पठार के रीजन है, और यहाँ पर भारत का 60% खनिज अकेले पाया जाता है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार कहते हैं।
तो ये क्या कहलाता है? खनिजों का भंडार, जिसको खनिजों के भंडार के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर स्थित होता है। अब देखिए, यहाँ पर पाए जाने वाला जो खनिज भंडार है, इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली खनिज का जो क्षेत्र है उसमें झारखंड सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड में अकेले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कोयले का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपके एक तरह से कहा जाए पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र में पूरे भारत के कोयले का 80% कोयला अकेले यहाँ पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में है, और इसमें से 60% कोयला अकेले झारखंड में है। तो झारखंड जो है आपके कोयले की खानें इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है आपके पाई जाती हैं, और ये जो है आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो आपके है, ये एक तरह से खानों का ही है, जहाँ पे कोयले की खान या खनिज की खान जो है खूब पाई जाती हैं, और खनिज संसाधन यहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें जो है आपके ये पूरा रीजन जो है एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और टोटल इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो प्रश्न अभी तक जो पूछे गए हैं उसमें से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसका विस्तार कहाँ नहीं पाया जाता, तो इसका बिहार में नहीं पाया जाता। बिहार क्योंकि ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि झारखंड के साथ बिहार जरूर दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड जो है आपके छत्तीसगढ़ और आपके बिहार, ये ऑप्शन दिया था। तो बिहार जो है एक तरह से पथरीला क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे खनिज संसाधन ना के बराबर है। ये कृषि का क्षेत्र है, ये नदी के द्वारा बना हुआ है, आपने पढ़ा है। ये गंगा जो है आपके मैदान है, और गंगा मैदान होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खनिज की उपस्थिति नहीं पाई जाती। जैसे आपने चट्टान में पढ़ा था, चट्टानों में हमने आपको बताया था कि औषधि चट्टान जो होती हैं, ये औषधि चट्टान जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनमें खनिज संसाधन नहीं होते, लेकिन ये उपजाऊ होती हैं कृषि के लिए। इसी वजह से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में ये पूरी बेल्ट जो है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का ऊपरी भाग, यहाँ कहीं पर भी एक भी उद्योग आप नहीं देखेंगे। इस पूरी बेल्ट में कहीं एक भी उद्योग नहीं है, खनिज आधारित उद्योग एकदम नहीं है। कृषि आधारित उद्योग हो भी सकते हैं, गन्ने वन्ने के जो है आपके उसके, लेकिन खनिज आधारित उद्योग एक भी नहीं है। ना तो पूरे पंजाब में है, ना हरियाणा में है, ना उत्तर प्रदेश में है, ना बिहार में है, ना तो आपके पश्चिम बंगाल में के ऊपरी भाग में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि होती है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाएंगे, जैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सब रीजन में आएंगे, ये सब क्या है? ये खनिज वाले क्षेत्र हैं। इसीलिए इन जगहों पर कृषि नहीं है, ना के बराबर कृषि है। यहाँ पर ज्यादातर क्या है? यहाँ पे उद्योगीकरण है, यहाँ पे नए नए उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं। तो ये सब जो है आपके उद्योग पाए जाते हैं इस पूरे रीजन में। तो छोटा नागपुर क्षेत्र इसीलिए बहुत ही ज्यादा प्रमुख है और जो है आपके विशेष होता है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इसी में यहाँ पर पाई जाती है राजमहल पहाड़ियां। ये राजमहल पहाड़ियां होती हैं जो कि आपके एक तरह से झारखंड के सीमा पर पाई जाती हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये राजमहल पहाड़ियां हैं, और यहीं पर पाई जाती हैं पहाड़ियां जिनको कहा जाता है पारसनाथ पहाड़ियां। तो हमने आपको बताया था मिलते जुलते नाम। आपने महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में महेंद्रगिरी थी, उसको क्या कहा था? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ था, और ये पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। ये पारसनाथ की पहाड़ियां जो कि झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार पर जो है आपके पाई जाती हैं। तो मेनली झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पड़ जाती है पारसनाथ में। तो पारसनाथ पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ पहाड़ियां हैं जो आपके एक तरह से उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो दोनों नाम देखिए मिलते जुलते हैं। फिर देखिए महेंद्रगिरी दो पढ़ा आपने। एक महेंद्रगिरी कहाँ थी? दक्षिण भारत की दक्षिणतम चोटी, और एक था जो है आपके उड़ीसा में जो महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी थी। उसी तरह से आपने पढ़ा जो है रॉयल सेना। रॉयल सेना तमिलनाडु में था, और उसी से मिलता जुलता नाम रायसीना दिल्ली में। उसी तरह से जो है आपने पढ़ा सतमाला। सतमाला हमने आपको बताया दो पहाड़ियां, एक महाराष्ट्र में, एक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सीमा पर, ये सतमाला के नाम से आना जाता है। बालघाट आपने पढ़ा था, बालघाट जो महाराष्ट्र में है, और एक बालाघाट है जो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से बहुत ही मिलते जुलते नाम है। पार्श्वनाथ पहाड़ी महेंद्रगिरी को कहा गया था जो उड़ीसा में स्थित है, और ये पारसनाथ अब आप पढ़ रहे हैं। तो पारसनाथ और पार्श्वनाथ, ये सब मिलते जुलते नाम हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज नाम होते हैं, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके ये क्षेत्र हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र में जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि
खासतौर से जो झारखंड क्षेत्र है वहां पे बहुत ज्यादा उद्योग है और खासतौर से कोयले की खानें। तो कोयले की खानें जो है यहाँ पर स्थित है, जिसमें से कोयले की खान में सबसे बड़ी खान कौन सी है? झरिया खान। तो झरिया खान जो है ये भारत की सबसे बड़ी खान है जो कि झारखंड के क्षेत्र में स्थित है। जबकि रानीगंज खान जो आपके पश्चिम बंगाल में है, तो रानीगंज खान से सबसे पहली बार कोयला प्राप्त किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहली बार कोयला कहां से प्राप्त किया गया था? तो पश्चिम बंगाल की रानीगंज खान से। तो रानीगंज खान है। और जबकि जो है आपके झारखंड में झरिया खान सबसे बड़ी खान है भारत की। झरिया है, हूटर है, तो ये करमपुरा है, तो ये सब जितनी भी आपकी खाने हैं वो सब जो है आपके झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसलिए झरिया खान जो है वो सबसे बड़ी खान के रूप में जानी जाती है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्र है ये मेघालय पठार है। मेघालय पठार या इसी को शिलोंग पठार कहते हैं। ये मेघालय का हिस्सा है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मेघालय पठार पहले पढ़ने फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ये मेघालय पठार है। मेघालय में 3 ओर से पहाड़ियां हैं, इधर गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां हैं जो कि इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इन्हीं 3 पहाड़ियों पर 3 जनजातियां भी रहती हैं। गारो पहाड़ियों पर गारो जनजाति, खासी पर खासी, जयंतिया पर जयंतिया। तो जनजातियां भी रहती हैं, ट्राइब्स भी रहती हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां क्या करती हैं? यहां से जो आने वाला मानसून होता है, जब मानसून अंदर की तरफ आता है तो कुछ मानसून चला जाता है उत्तर पश्चिमी भाग में, अर्थात भारत में प्रवेश करता है, और कुछ जो है बांग्लादेश होता हुआ, बांग्लादेश क्योंकि बहुत नीचा है, और जो आपके ये मेघालय है, ये मेघालय बहुत ऊंचा है, अत्यधिक ऊंचाई पे है। तो यहाँ से पूरी मानसूनी पवनें उठ करके तब एंटर करती हैं इस पूरे मेघालय में। और मेघालय में जब अंदर एंटर करती हैं तो तीनों ओर से घिरी पहाड़ियों के बीच में फंस जाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों से टकरा टकरा करके अपनी सारी आर्द्रता वर्षा के रूप में गिरा देती हैं। तो गारो, खासी, जयंतियां जो है ये इस जो है आपके मानसून के पवनों को आगे नहीं जाने देती और इसी मेघालय में खूब वर्षा कराती हैं। और वर्षा होने की वजह से यहीं पर जो है मेघालय के क्षेत्र में ये विश्व का जो है सबसे आर्द्रतम पठार है। भारत का तो है ही है, विश्व का आर्द्रतम पठार है। तो जो है वेटेस्ट प्लेट्यू है जो कि आपके एक तरह से पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड में इतनी वर्षा नहीं होती जितने सबसे ज्यादा वर्षा इस पठार पर होती है। तो इसलिए वेटेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड ये है आपके मेघालय। और भारत का भी सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा इस जगह पर होती है। और यहीं पर पाए जाने वाला एक स्थान है जिसका नाम है मऊ सिनराम नामक स्थान। अब इसे मऊ सिनराम नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। अब इसे बुकों में, किताबों में आपके कोई मासिन राम, कोई मानिस राम कुछ भी लिखता है, जबकि इसका नाम है मऊ सिनराम। इसलिए आप मासिन राम और मानिस राम मत पढ़िएगा। अब आपको हमने क्लियरली बता दिया कि कहीं किताब में अगर लिखा हो तो मानिस राम और मासिन राम और मानिस राम पढ़ रहे हैं, तो कोई मासिन राम लिख रहा है, कोई मानिस राम लिख रहा है, यह है मऊ सिनराम। तो मऊ सिनराम नामक क्षेत्र है जो कि आपके मेघालय के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पहले यहीं पर स्थित एक स्थान मेघालय में ही था चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, अर्थात वनों को काट करके वहां पर बड़े बड़े जो है आपके अपार्टमेंट्स बना दिए गए। तो वनों की कटाई की वजह से मानसून ज्यादा अब वहां अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए उससे ज्यादा वर्षा मऊ सिनराम नामक क्षेत्र में होने लगी। तो इसलिए चेरापूंजी अब विश्व का दूसरा स्थान हो गया, भारत का भी दूसरा स्थान हो गया सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो चेरापूंजी दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे मऊ सिनराम नामक क्षेत्र है। इसलिए मऊ सिनराम नामक क्षेत्र भारत का सबसे आर्द्रतम पठार है, आर्द्रतम स्थान है, और जो है विश्व का भी सबसे आर्द्रतम स्थान है। तो ये जो है आपके मऊ सिनराम नामक क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पे जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछा जाए तो मऊ सिनराम नामक स्थान। अब आपने वेटेस्ट प्लेस और ड्राइएस्ट प्लेस दोनों पढ़ लिया। तो सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है? मऊ सिनराम नामक क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में, जहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इसलिए सबसे कम वर्षा लेह वाला स्थान है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो आपके होता है वो आपके मऊ सिनराम नामक क्षेत्र होता है। अब इसको हम लोग अब क्यों पढ़ रहे हैं? एक क्वेश्चन आया सिविल में और कहा गया कि गारो, खासी, जयंतियां किसकी शाखा है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पहाड़ियां या फिर जो है प्रायद्वीपी पठार? ये आपके प्रश्न आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपी पठार। क्यों?
प्रायद्वीपीय पठार है। ढेर सारी आपने यहाँ पे पहाड़ियां पढ़ी थी, उनके साथ गारो खासी जयंतिया को भी पढ़ लिया था। तो गारो खासी जयंतिया और ये पहाड़ियां अलग कैसे हैं? अलग इसलिए हैं क्योंकि ये पूरा पठार जो था ये यहां तक स्थित था, ये पूरा इस क्षेत्र में था। अभी आप नदियां पढ़ेंगे तो अपने आप आपको क्लियर होगा और हम बताएंगे आपको। ये जो पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा पठार था, बहुत ऊंचा। और यहां पर क्या हुआ, इस पूरे क्षेत्र में पृथ्वी पर जो है आपके एक तरह से जो क्षेत्र होते हैं ये कभी उठते और धंसते रहते हैं। ये पूरा का पूरा भाग पृथ्वी का अंदर चला गया और अंदर जाने की वजह से यहां पर दो नदियों ने अपने रास्ते भी बदले हैं। तीस्ता नदी जो है आपके एक तरह से प्रमुख नदी है जिसने अपने रास्ते को बदल लिया है, तो रास्ता बदल करके आपके जाने लगी, बहने लगी। तो पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। तो इस तरह से अपना जो है आपने मार्ग को उसने चेंज कर लिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो तीस्ता जो नदी है उसने अपना रास्ता क्यों बदल लिया, पूरा मेघालय अंदर चला गया, ये सॉरी बांग्लादेश। और मेघालय अपनी जगह पे है, ये पठार अपनी जगह पे है, तो ये दोनों अपनी जगह पे है, लेकिन बीच वाला भाग अंदर की तरफ चला गया, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बहुत नीचा स्थित है और बांग्लादेश से खड़े होकर के अगर मेघालय देखें तो ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है, बहुत हाइट पे। तो धसाव होने की वजह से पूरा बांग्लादेश नीचे है और ये पूरा क्षेत्र जो है काफी ऊंचा है। ये पहले इसी का पार्ट था, लेकिन जो है आपके एक तरह से यहाँ पे जो है एक तरह से ऐसा क्षेत्र हुआ, यहाँ पर ऐसा जो है भूकंप आने की वजह से और जो है कुछ जो है भू हलचल की वजह से जो अर्थ मूवमेंट होता है, उस अर्थ मूवमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा भाग अंदर धंसा हुआ है और जिसकी वजह से आपके ये पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र से अलग हो गया। जबकि ये पूरा पठार हुआ करता था, प्रायद्वीपीय पठार में ही आता था मेघालय, तो आज भी उतनी ही हाइट पर वो खड़ा हुआ है। लेकिन इस भाग के धंसने की वजह से तो 1779 में ये घटना हुई थी। 1779 से पहले तक जो है आपके तीस्ता नदी इधर बहती थी, अब जो है वो उधर की तरफ बहने लगी। तो तीस्ता नदी ने अपने मार्ग को बदल दिया और ये पूरा भाग अंदर धंस गया। तो 1779 से पहले ये पूरा एक पठार था, लेकिन उसी के बाद जो है आपके ये पूरा का पूरा अंदर धंस गया और ये उड़ गया। तो इसलिए जैसे ये पहाड़ियां हैं, राजमहल पहाड़ियां, परसनाथ पहाड़ियां, उसी तरह से ये भी है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां। इनका इस हिमालय की किसी भी शाखा से कोई मतलब नहीं, न महान हिमालय से, न मध्य हिमालय से, न शिवालिक पहाड़ी से। इसलिए ये किसकी शाखा है? ये प्रायद्वीपीय पठार की शाखा है। ये प्रश्न किसमें पूछा गया? सिविल में पूछा गया था। तो सिविल में पूछा गया प्रश्न, ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किसकी शाखा है या किसका भाग है? तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है और प्रायद्वीपीय पठार ही जो है आपके एक तरह से यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो भारत के जो आपका क्षेत्र है, मध्य भारत या दक्षिण भारत, ये यहाँ पे ढेर सारी पहाड़ियां आपने पढ़ा, पठार पढ़ा, जो बहुत सारे पठार हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जाने जाते हैं। अब जैसे इसमें जो है आपके आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ये अब अलग हो गया, अलग होकर के एक नया राज्य बन गया जिसको कहा गया तेलंगाना। अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये पूरा रीजन जो है तेलंगाना जो राज्य बन गया। अब ये तेलंगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राचीन समय से है और तेलंगाना इसलिए भी प्रसिद्ध है कि आंध्र प्रदेश के साथ जब तक था तो ये तेलंगाना में बहुत ज्यादा सघन कृषि होती थी और सघन कृषि होने की वजह से सबसे ज्यादा धान का उत्पादन भी इसी क्षेत्र से होता था। तो जो ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ में तो होता ही है धान का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके साथ ये तेलंगाना में भी होने लगा। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना पठार को सम्मिलित रूप से भारत का धान का कटोरा कहा जाने लगा। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन इसको जो है आपके भारत का धान का कटोरा कहा जाने लगा क्योंकि उत्पादकता इसकी भी बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो इसको भारत के धान के कटोरे के नाम से जाना जाता था। और मैकाल पठार जो था, ये सॉरी जो आपके तेलंगाना पठार है, तेलंगाना पठार को जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय इस पूरे रीजन को जो देखने वाले जो आपके जिनके जो है अंडर में था ये क्षेत्र, वो था टेलर। तो टेलर नामक जो है आपके ब्रिटिशर्स थे जो इनको देखते थे, इसी वजह से उनके नाम पर ये पूरा पठार का नाम है। तो तेलंगाना पठार को पहले क्या कहा जाता था? टेलर पठार। तो उसको टेलर पठार के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत के किस पठार को टेलर पठार के नाम से जाना जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो तेलंगाना पठार को जो है आपके एक तरह से टेलर पठार के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था।
तो देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और फिर से आपको रिमाइंड करा दें, जैसे पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी। इसी तरह से जो है आपके जो क्षेत्र है विस्तार वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कहा जाता है दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं पाया जाता। अब जैसे कहा जाए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तो आपके क्या है, कहां नहीं पाया जाता, तो फिर आपके जो है बिहार में नहीं पाया जाता दंडकारण्य पठार का। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहां नहीं पाया जाता, तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहां पाया जाता है ये समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन 4 राज्यों में पाया जाता है। अब इसके साथ कोई ना कोई एक ऐसी जगह दी जा सकती है, जैसे बिहार दिया जा सकता है कि निम्न में से जो आया हुआ क्वेश्चन है वो बिहार के था। तो सिविल में जब पूछा गया था कि दंडकारण्य पठार में का विस्तार कहाँ नहीं मिलता, तो वो उसमें चौथा ऑप्शन जो आंसर था उसका वो था बिहार। तो बिहार के नीचे जो है आपके ये पूरा रीजन है। तो जैसे हमने आपको बताया बिहार का जो रीजन है, बिहार और झारखंड का विभाजन कैसे हुआ, ऊपरी भाग और नीचे भाग में बिल्कुल असमानता है, बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उत्तरी भाग जो है पूरा कृषि प्रधान है, तो ऊपरी भाग पूरा कृषि प्रधान था, नीचे पूरा औद्योगिकृत क्षेत्र था। नीचे कृषि नहीं होती, ऊपर उद्योग नहीं है, तो बड़ी असमानता होती थी उत्तर और दक्षिण बिहार की, जिसकी वजह से जो है दक्षिण बिहार जो है अपने सक्षम था, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस थे, वो अलग होना चाहता था बिहार से। तो झारखंड जो है उसी वजह से आपके बिहार से अलग हुआ और दक्षिण बिहार का हिस्सा ही आपके झारखंड बन गया। तो झारखंड जो है ये क्या है, एक तरह से जो है आप ये कह सकते हैं कि ये बिहार से अलग होकर के बिहार का दक्षिणी भाग है, लेकिन क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार के हिस्से में आता है, इसलिए भारत का ज्यादातर खनिज आपको पता है कि 60% से ज्यादा खनिज छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। इसलिए छोटा नागपुर क्षेत्र जो है आपके एक तरह से बहुत ही जो है इसे खनिजों का भंडार भी कहा गया है इसी वजह से, और भारत में सारे खनिज यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसलिए झारखंड को जो है आपकी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और झारखंड इसी वजह से अलग हो गया, और आज भी अगर आप देखेंगे तो उद्योग से कंसर्निंग सारी चीजें यहाँ पर है, कृषि ना के बराबर है। और बिहार में अगर आप देखेंगे तो उल्टा है, बिहार में कृषि है पूरी तरह से, उद्योग ना के बराबर है। तो ये जो रीजन है इस तरह से अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी प्रायद्वीपी पठार का, मेघालय जो था प्रायद्वीपी पठार का ही पूरा हिस्सा था। तो ये कहा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार का ही ये हिस्सा था, ये पूरा छोटा नागपुर पठार वहां तक एक्सटेंड करता था। लेकिन 1779 से पहले, 1779 से पहले ये सब पूरा पठार था, ये छोटा नागपुर पठार वहां तक आप मान सकते हैं। लेकिन ये सब पूरा भाग 1779 में क्या हुआ, भूकंप आया और भू संचलन के कारण, अर्थ मूवमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा भाग धंस गया, और धंसने की वजह से ये अपनी जगह खड़ा रहा। मेघालय उतनी ही हाइट पे है और ये उतनी ही हाइट पे है, लेकिन पूरा बांग्लादेश अंदर की तरफ धंस गया, और इस धसाव की वजह से जो है आपके ये भाग इससे अलग हो गया। तो इसलिए हमें अभी अलग दिखाई पड़ता है कि मेघालय अलग है, ये अलग है, यहाँ पे बीच में मैदानी क्षेत्र है या मैदान आ रही है। तो ये पहले क्या था, पहले ये एक ही भाग था, लेकिन क्या हुआ, ये अलग अलग भाग में आपके विभक्त हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं जिससे रिलेटेड जो है आपके कुछ क्वेश्चंस आपके बना करते हैं, और जो है अक्सर जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें जो छोटी छोटी हमने आपको बताई वो जरूर देख लीजिएगा। जैसे मिलते जुलते नाम जो है आपके, जैसे महेंद्रगिरी है 2 जगह पे है, सतमाला है 2 जगह पे है, एक पारसनाथ एक पार्श्वनाथ है, एक जो है आपके रायसीना है, तो एक रॉयल सेना है। क्योंकि ये सब कंफ्यूजिंग है, रॉयल सेना पूछ रहा है और आपके दिमाग में रायसीना चल रहा है, मान लीजिए आपने आंसर गलत टिक कर दिया, क्योंकि जब दिया जाएगा रॉयल सेना तो उसमें दिल्ली जरूर दिया जाएगा, रायसीना दिया जाएगा तमिलनाडु दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों कंफ्यूजिंग नाम है। तो रायसीना रॉयल सेना, तो रायसीना और रॉयल सेना क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते नाम है, तो इसलिए यहां पर आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, और अलर्ट रहेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का होता है वो होता है तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, भारत के तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन्स एवं द्वीप, आइलैंड्स।